वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में आपको शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। इस साल फेस्टिव सीजन में बाज़ार गुलजार हैं। दुकानें खुल गई है और सामान खरीदने के लिए भीड़ अब पहले की तरह उमड़ने लगी है। नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली तक खरीदारी की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस रफ्तार में महंगाई के चलते ब्रेक भी लग सकता है। दरअसल 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के बाद अब लोगों की ज़रूरतों से जुड़े सामान जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। इन गुड्स के निर्माण में लगने वाले कच्चे माल और इनकी ढुलाई की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से देश में इन सामानों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक लागत के मामले में ये अब तक का सबसे बुरा समय है। कुछ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कंपनियां तो पहले ही कीमतें बढ़ा चुकी हैं। व्हीकल इंपोर्ट की कीमतें भी पिछले कुछ महीनों से तेज़ी से बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में या यूँ कहें नवरात्रि के आसपास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 8% तक महंगे हो सकते हैं। वहीं कार और 2 व्हीलर की कीमतों में 1 से 2% तक का इजाफा किया जा सकता है। पिछले 12 से 18 महीने के दौरान कई मौक़ों पर कारों और 2 व्हीलर्स की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट है, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति बढ़ती रुचि के बीच वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की 10,000 इकाइयों की बिक्री की है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ी टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेशकश के साथ इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी में प्रवेश किया था और जनवरी 2020 में नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाजार में उतारने के साथ अपनी ईवी कारों की श्रृंखला का विस्तार किया था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा मोटर्स ने अपने 10,000वें ईवी वाहन को बेचने के साथ एक शानदार उपलब्धि दर्ज की है। कंपनी ने 70% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ इस साल अगस्त में 1,000 इकाइयाँ बेचीं। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन व्यापार इकाई के अध्यक्ष शैलेंद्र चंद ने कहा कि बिक्री की उपलब्धता इस बात का एक मजबूत प्रमाण है कि हमारे इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मर्जर में इन्वेस्को ने उठाया गवर्नेंस का मामला। दरअसल इन्वेस्को ही वो निवेशक है जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट में विवाद शुरू हुआ। किसी भी मर्जर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में कम ही देखा जाता है कि इस तरह का एग्रीमेंट हो पाए। जब प्रमोटर्स के पास सिर्फ 4.77% हिस्सेदारी हो। दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट में 18% की हिस्सेदारी रखने वाली इन्वेस्को की बगावत के बाद ही जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने सोनी के साथ संपर्क साधा। जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के लिए मुसीबत यही ख़त्म नहीं होती। उनके एसएल ग्रुप की कंपनी डिश टीवी में भी ऐसा ही कुछ मामला है। डिश टीवी में यस बैंक सबसे बड़ा शेयरधारक है। यस बैंक के पास 47% हिस्सेदारी है। बैंक ने नोटिस भेजकर कहा कि जवाहर गोयल सहित डिश टीवी के वर्तमान अधिकारियों को हटाया जाए और नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। डिश टीवी के 1,000 करोड़ रुपए के राइट इशू का भी यस बैंक ने विरोध किया। जुलाई 2019 में इन्वेस्को ने कंपनी में 11% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स के साथ डील की थी। यह सौदा 400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 4,224 करोड़ रुपए में हुआ था। नेक्स्ट अपडेट है, 24 सितंबर के कारोबार में अधिकांश आईटी शेयर इंट्राडे में अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार करते नजर आए, जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स आज ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। यह इंडेक्स आज लगभग 3% बढ़ोतरी हासिल करने में कामयाब रहा। इंडेक्स में शामिल 10 शेयरों में से 8 शेयरों ने 52 वीक का नया हाई छुआ, जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस और माइंडट्री शामिल हैं। अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी एसेंचर की आमदनी में अगस्त तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021 में
कंपनी ने $50 अरब की सालाना आमदनी को पार करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी ने अगस्त 2021 में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में $13.4 अरब की आमदनी दर्ज की। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही से 24% अधिक है। पैसेंजर का रिजल्ट अच्छा होना भारत की आईटी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, चीन ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी भारी गिरावट आई है। चीन ने बिटकॉइन सहित कई वर्चुअल करेंसी के ट्रेडिंग के नाम में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को बंद करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि वह क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी करेगा। सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार में पारंपरिक मुद्राओं की तरह सर्कुलेट होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए विदेशों में स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को इंटरनेट के जरिए चीनी विनिवेशकों को सेवाएं देने से बैन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ओकनॉर्थ होल्डिंग्स में 251 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी बेची है और बिक्री से प्राप्त पैसे को इसकी इक्विटी पूंजी में जोड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। इंडिया बुल्स ने बताया कि बिक्री की आय से कंपनी के CRAR दैट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो में वृद्धि होगी और इसे कंपनी की नियामक इक्विटी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। पिछले साल इसी महीने के दौरान कंपनी ने यूके स्थित ओकनॉर्थ में 2 भागों में हिस्सेदारी बेची थी और इस बिक्री से 1070 करोड़ रुपए जुटाए थे। ओकनॉर्थ बैंक को सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नवंबर 2015 में बैंक में 40% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 663 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नेक्स्ट अपडेट है, पारस डिफेंस के IPO में निवेशकों ने रिकॉर्ड बोली लगाई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इशू के लिए इस तरह की बोली लगी है। कंपनी का इशू 304 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस IPO की डिमांड का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 21 सितंबर को इशू खुलने के कुछ ही मिनटों में यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। ग्रे मार्केट में पारस डिफेंस के अनलिस्टेड शेयरों का प्रीमियम ₹250 चल रहा है। ऐसे में सबकी नज़र अब इसकी लिस्टिंग पर टिकी हुई है। कंपनी का इशू प्राइस 165 से 175 रुपये था। इस हिसाब से देखें तो ग्रे मार्केट में पारस डिफेंस का 450 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी IPO से लगभग 180 करोड़ रुपए जुटा रही है। एंकर इन्वेस्टर्स ने कंपनी पहले ही 51 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 28 सितंबर को होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट अपडेट है, एंजल ब्रोकिंग के शेयरों ने पिछले 1 साल में जोरदार रिटर्न दिया है। ये शेयर करीब 1 साल पहले 5 अक्टूबर 2020 को बाज़ार में 10% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। पिछले अक्टूबर से अब तक बाज़ार में लिस्ट हुए स्टॉक्स में एंजल ब्रोकिंग ऐसे शेयरों की सूची में शामिल रहा है जो अब तक रिटर्न हासिल करने के मामले में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज और न्यूरेका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। एंजल ब्रोकिंग के IPO का इशू प्राइस 306 रुपये था। बाज़ार में लिस्टिंग के बाद करीब 6 महीने तक ये शेयर 300 से 360 रुपये के बीच में कंसोलिडेटेड होता रहा। अप्रैल से इसमें से तेज़ी दिखाई दी और उसके बाद से ही ये तेज़ी के दौर में है। अपने इशू के दिन से ये 23 सितंबर तक ये शेयर 3 गुना तक भाग चुका है। 306 रुपये की इशू प्राइस वाला ये शेयर 23 सितंबर को 1240 रुपये पर बंद हुआ। एंजल ब्रोकिंग एक्टिव क्लाइंट के नज़रिए से भारतीय बाजार में लिस्टेड सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। ये टेक्नोलॉजी आधारित स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो ब्रोकिंग और एडवाइजरी सेवाएं जैसे मार्जिन फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर जैसी सेवाएं देती हैं। कंपनी ने 23 सितंबर 2021 को अपना नाम बदलकर एंजल वन लिमिटेड कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट है,
सनसेरा इंजीनियरिंग के शेयरों की लिस्टिंग आज उम्मीद से बेहतर हुई। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग इशू प्राइस से 9% प्रीमियम पर 811 रुपये पर हुई। सनसेरा इंजीनियरिंग का IPO 1283 करोड़ रुपए का 14 सितंबर को खुला और 16 सितंबर को बंद हुआ था। यह IPO लगभग 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्शन में 26 गुना बोली लगी थी। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्शन 3 गुना बुक हुआ। IPO की लिस्टिंग के बाद कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 43.91% से घटकर 36.5% पर आ गई है। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल था। पब्लिक शेयर होल्डिंग अब 56% से बढ़कर 63.4% पर पहुंच गई है। नेक्स्ट अपडेट है, दूरसंचार विभाग ने सब्सक्राइब वेरिफिकेशन की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नया सिम कार्ड पाने के लिए अब आपको टेलीकॉम कंपनी के स्टोर या डीलर के पास चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिम की होम डिलीवरी होगी और आप घर बैठे उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के लिए सेल्फ वेरिफिकेशन के नियमों को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए आपको कंपनी के ऐप या पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपना आधार शेयर करना है, जिसे डिजिटल लॉकर के जरिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना और वाइस वर्सा में बदलना भी आसान बना दिया है। OTP के जरिए आप अपना सिम कार्ड कभी भी प्रीपेड या पोस्टपेड बना सकते हैं। आपको नया सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल कंपनी को ग्राहक का रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल रखने की अनुमति दी गई है, यानी पूरी प्रक्रिया में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिलाकर नए नियम टेलीकॉम ग्राहकों और टेलीकॉम कंपनियों दोनों के लिए प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।